देखो, अब हुआ ये 1919 का एक अधिनियम बनाया उन लोगों ने ना। तो इस अधिनियम के बाद कांग्रेस को तो झटका लगा, जो वो सोच रहे थे वो हुआ नहीं। उत्तरदायी सरकार का लॉलीपॉप पकड़ा दिया। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इंग्लैंड वहाँ लंदन में एक समिति बनाई, जिसका अध्यक्ष कमीशन बनाया, जिसका अध्यक्ष जॉन साइमन था। इसीलिए उस आयोग का नाम पड़ा साइमन आयोग, उन्होंने बनाया। और उन्होंने घोषणा की कि साइमन आयोग भारत जाएगा और देखेगा कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत में उसकी रूपरेखा क्या है, क्या विकास हुआ। तो वो एक आयोग बनाने वाले थे, क्योंकि इधर मांगे उठ रही थी कि भारत शासन अधिनियम 1919 जो वादा किया गया था वैसा है नहीं, और इस अधिनियम के तहत भारतीय खुश नहीं है। अब साइमन आयोग भारत आना था, लंदन में गठन हुआ 2027 में, है ना। और गठन हुआ और ये भारत आया। तो भारत आया तो इसका बहुत विरोध हुआ। साइमन आयोग का विरोध का कारण था कि आप भारतीयों की स्थिति, आपके नए अधिनियम के तहत भारतीयों की स्थिति क्या है, आप ये जांच करने के लिए आप आयोग भेज रहे हो। और उस आयोग में 7 सदस्य थे और सातों के सातों वाइट थे। वाइट बोले तो अंग्रेज। तो साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों हुआ? क्योंकि आप भारतीयों की स्थिति, आपके जो नया कानून है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत आप भारतीयों की स्थिति जांचने के लिए आप आयोग भेज रहे हो, और उसमें एक भी भारतीय नहीं। जबकि उस समय आपके ब्रिटिश संसद में 2 भारतीय सदस्य थे, सांसद थे वहाँ, 2 भारतीय। तो इनकी मांग थी कि आप भैया भारतीयों की स्थिति जांचने के लिए आयोग बना रहे हो तो भारतीयों को तो शामिल करो आयोग में। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, सातों के सातों सदस्य जो भारत आए, ये सातों क्या थे, अंग्रेज थे। मतलब भैया अंग्रेज भेज रहे हो तो आपके हिसाब से अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, वास्तविक स्थिति कहाँ लिखेंगे। तो भारत में जब साइमन आयोग जब भारत पहुंचा तो इसका बहुत विरोध हुआ, है ना, आंदोलनकारी विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगे, साइमन गो बैक के नारे लगे, है ना, गो बैक साइमन, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, नारे लगे जगह जगह पूरे देश में। और इसी दौरान लाहौर में लाला लाजपत राय भी आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इसी दौरान लाठीचार्ज हुई और एक लाठी उनके सिर पे लग गई और उनकी मृत्यु उसी वजह से हो गई ना। अब जो ऐसा भी हो, साइमन आयोग भारत आया और 1930 में उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारतीयों की स्थिति क्या है। अब उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बहुत सारे एक तो सुझाव दिए थे, लेकिन कुछ जो आपको ज़रूरी हों। और उद्देश्य क्या था, नए संविधान में भारत की स्थिति का परीक्षण, नए संविधान में भारत की स्थिति का परीक्षण, इसका उद्देश्य था साइमन में। और ये नया संविधान कौन सा था, भारत शासन अधिनियम 1919, इसी को संविधान कह रहे हैं। उन लोग सारे जो सदस्य थे दल के, वो सभी के सभी 7 सदस्यीय दल, सभी 7 सदस्य, अरे साला अधूरा लिखा है, अंग्रेज थे। सभी 7 सदस्य यूरोपीय थे, ऐसा लिखो, यूरोपीय थे। सभी 7 सदस्य क्या थे, यूरोपीय थे, यूरोपीय सदस्य थे। इसलिए भारत में सभी दलों ने इस आयोग का बहिष्कार किया। इसके अध्यक्ष कौन थे, जॉन साइमन। अब साइमन ने सुझाव दिया, आयोग ने 1930 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिए, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया जाए। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन चालू हुआ था। साइमन आयोग ने सुझाव दिया कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया जाए। ये पूछ सकता है बिल्कुल कि कौन कौन से सुझाव दिए थे। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का विस्तार किया जाए, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया जाए और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का विस्तार किया जाए। ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों का एक संघ बनाया जाए। जो ब्रिटिश भारत मतलब जिन क्षेत्रों को ब्रिटिश कब्जा करके बैठे हैं, प्रत्यक्ष नियंत्रण में है, वो क्या हो गया, ब्रिटिश भारत। और छोटे छोटे रियासत थे ना, जहाँ राजा महाराजा शासन करते थे, इन दोनों को मिलाकर एक संघ बनाया जाए। और क्या था,
सांप्रदायिक निर्वाचन को जारी रखा जाए। ये 4 महत्वपूर्ण सुझाव साइमन आयोग ने दिए थे। पहला क्या दिया था? प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया जाए, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का विस्तार किया जाए, ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों का एक संघ बनाया जाए, और चौथा, जो सांप्रदायिक निर्वाचन दिया जा रहा है उसको और विस्तार किया जाए। ये सुझाव थे। अब इसी के सुझावों को मद्देनजर रखते हुए अब अंग्रेज भारत के लिए एक नया अधिनियम बनाएंगे, वो आएगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम, और इन्हीं सुझावों को, उनमें से कुछ का पालन किया जाएगा जो साइमन आयोग ने दिए थे। आइए, अब साइमन आयोग की जो रिपोर्ट थी 1930 की, इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए, बहस करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। 3, कहाँ? लंदन में। और किस लिए किए थे भैया? ऐसे ये भी प्रश्न आएगा। लंदन में साइमन आयोग की रिपोर्ट पर बहस करने के लिए, है ना, विचार करने के लिए जो सुझाव दिए थे, क्या हुआ? लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए, है ना, 1930, 31, 32, 30, 31, 32। पहला गोलमेज सम्मेलन 1931, दूसरा पहला गोलमेज 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932 लंदन में हुए सर। गोलमेज सम्मेलन इसलिए करते थे कि बड़ा सा एक मेज था गोल, और सभी चारों ओर बैठ के सम्मेलन करते, इसीलिए इसका नाम पड़ा गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अच्छा, लंदन में भी कहाँ हुआ? कभी जीके है कि गोलमेज सम्मेलन जेम्स पैलेस में हुआ था। जेम्स पैलेस में हुआ था ना, तो जेम्स पैलेस, इसको कलर मतलब बोल्ड कर दो, ठीक है। अब ब्रिटिश भारत प्रतिनिधियों के साथ भारतीय रियासतों को भी भाग लेने का बुलावा भेजा गया। जितने भी राजनीतिक दल थे उनको बुलावा भेजा गया, जैसे कांग्रेस बुलावा भेजा गया, मुस्लिम लीग बुलावा भेजा गया, देसी रियासत उनको भी बुलावा भेजा गया। आप सब आइए भाई, आप ही लोगों के लिए, आप ही लोगों को जो 1919 के तहत आपकी स्थिति के लिए ही तो साइमन आयोग ने रिपोर्ट बनाई है, तो आप लोगों को सम्मिलित होना जरूरी है, ठीक। और यही गोलमेज सम्मेलन था। पहला गोलमेज सम्मेलन गांधी नहीं गए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन में गांधी, अब बहुत पूरा विस्तार इसमें नहीं बकूंगा, वो इतिहास में पढ़ोगे, नहीं तो बहुत सारे बिंदु हैं, केवल उतना ही जितना यहाँ से रिलेट करता है। गांधी नहीं गए थे, बल्कि गांधी ने, जानते हो क्या कर दिया था? जनवरी में हुआ था। और गांधी, आपको पता है, गांधी ने दांडी यात्रा 1930 में, भारत में एक और बड़ा आंदोलन होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो गांधी तो नहीं गए थे ना, लेकिन नहीं यार, इतिहास में जा रहा हूँ बहुत, मैं अपने आप को रोकता हूँ, क्योंकि बकता जाऊँगा। इतिहास में पढ़ोगे आप ये सब ना, हमें संविधान में जल्दी से आना। अभी क्या हुआ? तीनों गोलमेज सम्मेलन में चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया। श्वेत पत्र जानते हो? व्हाइट पेपर, मतलब ऑफिशियली जो एक लेटर बनता है उसको श्वेत पत्र बोलते हैं, और ब्रिटिश संसद के संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। तो साइमन, यही जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, इसमें जो चर्चाएं हुई, उसी आधार पर एक श्वेत पत्र बनाया गया, और वो श्वेत पत्र संयुक्त प्रवर, ब्रिटिश संसद के संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस आयोग की सिफारिशों को, अब आपसे कि साइमन आयोग के सिफारिशों को कहाँ जगह मिली? अगला अधिनियम जो आने वाला है, भारत शासन अधिनियम 1935 में, ठीक। एक ये तो मोटा मोटा आपको याद रखना है। देखो, साइमन आयोग गठित हुआ था किस लिए? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारतीयों की स्थिति को समीक्षा के लिए, ठीक। ये भारत आया, इसने अपनी रिपोर्ट बनाई, और रिपोर्ट में कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया जाए, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का विस्तार किया जाए, ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों का एक संघ बनाया जाए, और चौथा, सांप्रदायिक निर्वाचन जो दिया जा रहा था उसका विस्तार किया जाए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी। कांग्रेस समझ रही थी कि अंग्रेज जो है सांप्रदायिक निर्वाचन दे देकर क्या कर रहे हैं? भारतीयों को तोड़ रहे हैं, उनकी एकता को तोड़ रहे हैं, ठीक। अब इसी बीच में अधिनियम तो आने वाला है। इसी बीच में 1932 में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, कौन? रैमजे मैकडॉनल्ड। अब ये एक और कदम आगे निकल गया।
इसने अगस्त 1920 में एक घोषणा की जिसे सांप्रदायिक अवार्ड कहा जाता है, कम्युनल अवार्ड। घोषणा किया कि मुसलमान, सिख, भारतीय, ईसाई, यूरोपीय, आंग्ल भारतीय, इनको तो अभी तक मिल ही गया था ना भाई। मुसलमानों को भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मिल गया था, फिर आगे चला तो 19 में इनको मिल गया। अब इसने और घोषणा कर दिया और विस्तार कर दिया। किसको कर दिया? डिप्रेस्ड, SC ST डिप्रेस्ड क्लास को इसने पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन दे दिया, पृथक। अब गांधी और गुस्सा गए कि साला अब तक तो तुम धर्म के आधार पर अलगाव कर रहे थे, अब तुमने क्या किया, हिंदुओं में ही अब SC ST डिप्रेस्ड क्लास बोलकर तुम SC ST को पृथक निर्वाचन दे रहे हो, मतलब अब हिंदुओं में फूट डाल रहे हो। तो गांधी इसका विरोध करते हैं, गांधी इसका विरोध करते हैं, जबकि अंबेडकर इसके पक्ष में थे। अंबेडकर इसके पक्ष में थे, उसका कारण था। अंबेडकर इसलिए क्योंकि वो खुद दलित समाज से आते थे और अंबेडकर को अच्छा मौका लगा कि दलितों को, जिनको हजारों वर्षों से शोषित किया गया है, अब राजनीति में उनको भी स्थान मिलेगा। अंबेडकर इसलिए इसके समर्थन में थे ना। लेकिन गांधी कह रहे थे कि नहीं भाई, अंग्रेज अब हिंदुओं में भी विभाजन कर रहे हैं। ठीक, तो दोनों में विरोध हुआ। लेकिन दोनों बड़े बड़े नेता थे, दलित समाज से आते थे अंबेडकर, उनका भी अपने जो एक बड़े समुदाय में बड़े नेता थे, और महात्मा गांधी तो वैसे ही पॉलिटिकल आइकॉन बन चुके थे। तो दोनों के बीच में समझौता होता है पूना में। पूना देखो कहीं लिखा होगा, ये देखो 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर मिलते हैं पूना में, है ना। इतिहास में रटोगे इसको, मैं केवल भूमिका बता रहा हूँ। पूना समझौता होता है, और समझौते में क्या होता है कि दोनों इस बात पे राजी हो जाते हैं कि भैया देखो, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन नहीं। हाँ, अब अंग्रेज़ों ने छोड़ दिया दोनों पर कि आप दोनों भैया देख लो, निपट लो, और जो निर्णय आप लोगों को होगा वो मान लेंगे, वो मान लेंगे। तो दोनों में समझौता आता है कि नहीं भैया, SC ST जो डिप्रेस्ड क्लास है, इसको सांप्रदायिक निर्वाचन ना दिया जाए, बल्कि इनके लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाए। और आरक्षण और पृथक सांप्रदायिक कल बताया था, दोनों में अंतर क्या है ना, ये कर दिया। दोनों इस बात पर राजी हो गए, अंबेडकर भी राजी हो गए, चलो भैया कुछ भी हो, आरक्षित भी होना ठीक है ना। तो इसलिए पूना पैक्ट हुआ। तो 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड की घोषणा में क्या हुआ भैया, उन्होंने SC ST मतलब डिप्रेस्ड क्लास को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन दे दिया था। लेकिन क्या ये लागू हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि गांधी और अंबेडकर के बीच पूना में समझौता हुआ, और समझौते में क्या हुआ, पृथक निर्वाचन की बजाय दोनों राजी हो गए किसके लिए, कि यही जो SC ST है इनके लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। और इन्होंने अपना विचार बता दिया और अंग्रेजों को मानना पड़ा। बात क्लियर है? क्योंकि असहयोग आंदोलन चल रहा था। अच्छा, अभी बातें मानी भी जा रही थी ना गांधी की, जानते हो क्यों? क्योंकि पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी गए नहीं थे, गुस्सा थे, गए नहीं, बायकॉट किया। और इनको दो घटनाएं होती हैं। देखो, इससे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से पहले अभी वही है साला, मैं अपनी आदत से बाज नहीं आता, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा रह गया, मेरे को लगता है कुछ अधूरा रह गया। एक इतिहास में आप पढ़ोगे, गांधी इरविन समझौता 1931 में पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, गांधी गए नहीं। 30 में हुआ, गांधी गए नहीं। अब भैया बिना गांधी के गांधी सबसे बड़े पॉलिटिकल आइकॉन थे, और बिना गांधी के गए गोलमेज सम्मेलन सफल हो ही नहीं सकता था ना। कौन मानता अंग्रेजों की बात? तो 1900 ये वही समय है। 1929 में आपको पता होगा भगत सिंह पकड़े गए थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सेंट्रल हॉल में बम फेंक दिया था ना। हालांकि किसी को मारना उद्देश्य नहीं था, वो चेतना जागृत करना चाहते थे कि लोग सुने हम क्या कहना चाहते हैं, है ना। कोई हताहत ना हो ये सोच के बम फेंक दिया था, और अपनी गिरफ्तारी स्वयं दी थी उन लोगों ने कि लोगों को पता चलेगा, न्यूज़ में आएगा, लोग जानेंगे कि हमारे विचार क्या है ना।
पकड़े गए, लेकिन साला मुखबिरी हो गई। इससे पहले एक कांड कर चुके थे वो लोग, सॉन्डर्स हत्याकांड, है ना। मजिस्ट्रेट के ऊपर बम, है ना, बम फेंके तो सॉन्डर्स मारा गया था। अब ये मुखबिरी हो गई तो उनको गिरफ्तार, हालांकि उस पर ज़्यादा कुछ होता नहीं जो सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे, लेकिन उनको गिरफ्तारी हो गई। किसमें गिरफ्तार, अब सज़ा उनके ऊपर ट्रायल चला, केस चला, किसका, सॉन्डर्स हत्या का, और सबको फांसी सुना दी गई, और शहीद भगत सिंह को फांसी सुना दी गई थी। अब ये लोग चाहते थे किसी तरह, तो यहाँ पे कौन था गवर्नर जनरल उस समय, इरविन। वॉइस रॉय कौन था, इरविन, है ना। इतिहास में चलेंगे ना तो बढ़िया से बताऊंगा पूरा स्टोरी के साथ। अभी क्या हो रहा है, सिर्फ मेरे को लिंक जोड़ना है, लेकिन क्या होता है, इत्मीनान, शांति नहीं मिलती कि साला आधा अधूरा छोड़ के चला जाऊं। सुन लो, उस समय वॉइस रॉय था इरविन, उधर से कोचका गया इरविन को, अबे साले क्या कर रहा है तुम वहाँ, गांधी को लेके आ, नहीं तो तेरी नौकरी खतरे में है, तो दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आना चाहिए। अब वॉइस रॉय परेशान, साला मेरे ऊपर तलवार टांग दिए, गांधी नहीं जा रहा है, तलवार मेरे ऊपर टांग दिए। तो गांधी इरविन के बीच बैठक होती है, गांधी इरविन के, गांधी बुलवाता है, बाकायदा कार भिजवाता है, महंगी कार में गांधी आते हैं, और गांधी और इरविन के बीच बैठक होती है। इरविन के ऊपर तलवार लटकी हुई थी, कुछ भी कर दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी आना चाहिए ना। इरविन, अब गांधी जो भी शर्त रखते ना इरविन मानता, क्योंकि इरविन के ऊपर तलवार थी, गांधी को लाना था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और उस समय मामला पूरा गरमाया हुआ था, शहीद भगत सिंह की फांसी, पूरा देश का युवा आंदोलित था ना। तो जो चाहते थे शहीद भगत सिंह, वो हो तो गया था, सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंका था वो हो तो गया था, लोग जागरूक हो गए थे, युवा तैयार थे, अब जोश आ गया था उनको, है ना। इरविन ने अपनी किताब में लिखा कि मैं तो इस बात के लिए तैयार था कि मीटिंग में सबसे पहली मांग गांधी की होगी, शहीद भगत सिंह को रिहा करो। लेकिन मीटिंग में गांधी ने शहीद भगत सिंह का मुद्दा उठाया। अगर गांधी चाहते तो शहीद भगत सिंह को रिहा करवा सकते। दुनिया भर की बातें हुई, एग्रीमेंट बना, और गांधी तैयार हो गए, दोनों के बीच समझौता हो गया, गांधी इरविन पैक्ट हो गया। अप्रैल 1931 आई सपोज, अगर मुझे सही याद आ रहा है ना, हो गया, और गांधी तैयार हो गए द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए। वहाँ पहुँचे, हालांकि वहाँ भी बात नहीं बनी, गांधी आगे तीसरे में नहीं गए, और गांधी असहयोग आंदोलन चल रहा था इस दौरान, असहयोग आंदोलन को रोक कर वहाँ गए और वापस आए, फिर से असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। ये सब इतिहास में पढ़ोगे आप। तो ये याद रखना कि सांप्रदायिक 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की थी, जिसे क्या कहा गया, सांप्रदायिक अवार्ड। इसमें क्या हुआ, इसमें SC ST डिप्रेस्ड क्लास को पृथक निर्वाचन देने की घोषणा थी, लेकिन वास्तव में ये हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, गांधी और अंबेडकर के बीच पूना में समझौता हुआ, और पृथक निर्वाचन की बजाय SC ST डिप्रेस्ड क्लास यानी कि SC ST के लिए सीटें आरक्षित करने पर राजी हो गए। बात क्लियर है। अब 1900 साइमन आयोग की रिपोर्ट पर जो तीसरे भी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, अब उनके सुझावों पर, उनके सुझावों के आधार पर इन सुझावों को कहाँ शामिल किया जाना है, अगला अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबा और विस्तृत दस्तावेज। अंग्रेजों ने भारत में जितने भी अधिनियम बनाए उसमें सबसे लंबा और सबसे विस्तृत कौन सा था, यही था। ये इतना लंबा था कि भारतीय संविधान जब बनेगा ना, तो लगभग 60% हिस्सा भारतीय संविधान का यहीं से लिया गया, यहीं से भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया। ठीक, कभी लटके झटके मतलब 5% चांस है कि पूछे कितनी धाराएं थी उसमें, 321, और कितनी अनुसूचियां थी, 10। ये जीके के रूप में पूछ सकता है कभी भी, कितनी धाराएं थी भारत शासन अधिनियम में, 321, और कितनी अनुसूचियां थी, 10। केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ। अब देखो भैया, भारत शासन अधिनियम, उसने क्या बोला था, साइमन आयोग ने पहला सुझाव क्या था, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया जाए।
तो प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया और द्वैध शासन कहाँ प्रारंभ हो गया? केंद्र में। केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ मतलब प्रांतों में समाप्त कर कहाँ प्रारंभ कर दिया गया? केंद्र में। तो भेज दी नोनी, कोई भी नोनी आई। कैसे नंबर नहीं आ रहा रे? वो नंबर तो दिया था तेरे को। ऐसा थोड़ी होता है। बैंक ट्रांसफर में तुम मोबाइल से कर रही होगी, तेरे करने नहीं आया। बैंक ट्रांसफर में होगा। हाँ हाँ हाँ, मेरे को लग रहा है वो मोबाइल नंबर ढूंढने की कोशिश कर रही है। वो अकाउंट नंबर है पगली जो तेरे को भेजा हूँ। हाँ ये देखो, तो दोनों चीज रिलेट हो गई। भारत शासन अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हुआ? प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त। द्वैध शासन कहाँ प्रारंभ हो गया? केंद्र में। इसका मतलब क्या हुआ? समझा चुका हूं आपको। केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ मतलब क्या होगा? केंद्रीय सूची के विषयों को दो भागों में बांट दिया जाएगा, हस्तांतरित और आरक्षित। सेम वही। ठीक, आइए प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ। अब प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, तो प्रांतों से क्या हो गया? स्वायत्त हो गए। उसने बोला था ना, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया जाए, प्रांतों में प्रांतों को अधिक उत्तरदायी बनाया जाए। तो प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो गया, इसका मतलब ये है कि देखो क्या प्रॉब्लम कहाँ था भाई। 1919 अधिनियम का उद्देश्य इन्होंने बताया था क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, लेकिन इन्होंने किया क्या? प्रांतों में द्वैध शासन चालू कर दिया। मतलब जो प्रांतीय सूची थे उसके विषयों को दो भागों में बांट दिया। कुछ विषयों पर गवर्नर मंत्री परिषद की सहायता से शासन चलाता, और मंत्री जो थे वो प्रांतीय विधान परिषद के प्रति जवाबदेह थे। लेकिन आरक्षित विषय टोटका था। आरक्षित विषय में अब भी मंत्री हो या गवर्नर अपनी मनमानी कर सकते थे, क्योंकि मंत्री जवाबदेह। तो उत्तरदायी सरकार की स्थापना कैसे हुई? उत्तरदायी सरकार की स्थापना मतलब सरकार जो भी कर रही है उनसे किसी भी विषय पर संसद में सवाल पूछे जाएंगे और उनको जवाब देना होगा। लेकिन यहाँ पे चालाकी हो रही थी, इसीलिए क्या किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। और इससे हुआ क्या? प्रांतों में को स्वायत्तता मिल गई, फ्रीडम मिल गई। प्रांतों को स्वायत्तता मिल गई मतलब प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का प्रारंभ। लेकिन द्वैध शासन कहाँ लगा दिया गया? केंद्र में। अब केंद्र में वही आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। मतलब कुछ विषयों पर वॉइसरॉय, कुछ विषयों पर जो वॉइसरॉय का शासन विधि बनेगी और शासन चलेगा, मंत्री केंद्रीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे। लेकिन आरक्षित विषयों पर वॉइसरॉय भी मनमानी कर सकता। आरक्षित विषय में तो कर सकता था ना। आइए, इस अधिनियम में प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। वही द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त मतलब क्या हुआ? प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना। यह व्यवस्था, हालांकि मैं बता दूं, यह व्यवस्था 1937 में लागू हुई, लेकिन 1939 में समाप्त भी कर दी गई। 1939 में समाप्त कर दी गई। अब ये आप समझ चुके हो, वही लिखा हुआ है प्रति उत्तरदायी। अब तीसरा फैक्ट, मतलब दो चीज़ें आप इंपॉर्टेंट है जान गए हो। भारत शासन अधिनियम 1935, एक, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त। इसकी वजह से क्या हुआ? प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना। उलट करके दूसरा क्या? केंद्रों में द्वैध शासन प्रारंभ। तीसरा पॉइंट, बस ये दो ही है, इतने व्यवस्था में दो ही पॉइंट समझ रहे हो ना, शॉर्ट नोट्स। 1 अप्रैल 1935 इसी अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना की गई। 1 अप्रैल 1935, ये बोल्ड कर दो। 1 अप्रैल 1935 आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई। ठीक, 1 अप्रैल। इसी के तहत एक और चीज होगा, 1 अक्टूबर 1937। 1 अक्टूबर 1937 यहां पर। अब यहां पर क्या होगा आपको याद है? देखो, संघीय न्यायालय दिल्ली में क्या था? एक संघीय न्यायालय था। वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में आप लोगों ने क्या देखा था? बंगाल में सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहला अधिनियम।
लेकिन अब तक अंग्रेज बहुत विस्तृत हो चुके थे। उन्होंने दिल्ली में एक संघीय न्यायालय बना लिया था। जितना भी भारत का उनका कंट्रोल है उसके लिए क्या बनाया था? संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट बोलते थे उसको। लेकिन इसी अधिनियम 1935 के तहत क्या संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की गई? दिल्ली में संघीय न्यायालय, क्योंकि अब बहुत विस्तृत हो चुका है भाई। प्रांतों में तो न्यायालय बना ही लिए, अब कहाँ बना रहे हैं? एक संघीय न्यायालय। और यही संघीय न्यायालय भारत की आज़ादी के बाद क्या बन जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। यही बनेगा सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है यही है। तो आपसे पूछेगा कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? भारत शासन अधिनियम 1935। और कब हुआ था? जी के 1 अक्टूबर 1937। और यही संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट, भारत की आज़ादी के बाद बनेगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जिसको अपन बोलते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अच्छा, देश के 10% आबादी को मतदान का अधिकार मिला। एक और चीज़, अब थोड़ा मतदान का जो अधिकार मिला था ना 1919 में, थोड़ा और बढ़ा दिया। अब मतदान करने वालों की संख्या कितनी हो गई? लगभग। अभी भी सबको मतदान का अधिकार नहीं मिला, लेकिन देश के लगभग 10% लोगों को मतदान का। और सांप्रदायिक प्रणाली का विस्तार और रैमजे मैकडॉनल्ड पहले घोषणा किया था, लेकिन गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौते में टल गया था। और उसने क्या कहा था? साइमन ने सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया जाए। उसको मानते हुए अब क्या किया? अनुसूचित जाति, SC, महिला, मजदूर, इनके लिए भी सीटें, मतलब इनको भी सांप्रदायिक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन दे दिया। समझ रहे हो? पृथक निर्वाचन दे ही दिया। तो ये आपसे पूछेगा भैया किस अधिनियम के तहत? अनुसूचित जाति मतलब SC, महिला और मजदूरों को पृथक निर्वाचन दिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935। तो अब सांप्रदायिक वाला एक टॉपिक पकड़ लो, देखो कहाँ कहाँ से कनेक्ट होता है। 1909 भारतीय परिषद अधिनियम 1909, सबसे पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया। सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन मुसलमानों को। आगे बढ़ो 1919 और बढ़ गया। अब मुसलमानों के अलावा सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय, इनको दे दिया गया। 1919 के बाद आप आगे बढ़िए, कहाँ पर पहुँचोगे? भारत शासन अधिनियम 1935 और विस्तार हो गया, SC, महिला और मजदूर में शामिल हो गए। क्लियर? भारत शासन अधिनियम में प्रांतीय सूची बनाई गई थी 1919 में। 1935 में अब बनेगा समवर्ती सूची। क्या बनेगा? तीसरी सूची बन जाएगी इसी में, समवर्ती सूची। ठीक, तो देखो केंद्रीय सूची को तो कब बना? वो तो शुरुआत से बन गया जब केंद्रीय विधान परिषद बना था। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1919 में केंद्रीय सूची में से अलग करके प्रांतीय सूची बनाई गई थी, जिसे हम आज राज्य सूची कहते हैं। और भारत शासन अधिनियम 1935 में तीसरी सूची समवर्ती सूची बना दी गई। क्लियर है? ठीक, तो समझ में नहीं आती कॉलोनी? हो गए? नहीं सर, उसमें तो डेट, जैसे कि अगर बैंक ट्रांसफर करूंगी तो अकाउंट नंबर लगेगा ना? ए पगली, 3 तरीके से होता है सर उसमें। एक में IFSC कोड लगेगा और एक में UPI कोड लगेगा। नहीं, ये अभी तक ऐसा की ही नहीं है। मैं तो कर रही हूँ सर, अब मोबाइल नंबर दिए तो उससे देख रही थी। अब पगली, मैं तेरे को व्हाट्सएप से कॉपी कर, अकाउंट नंबर है, वो तो फोन नंबर दिख रहा है सर। कॉपी कर, वहां से यहाँ डाल। अबे तेरा कॉपी करना नहीं आता? व्हाट्सएप में जाके कॉपी करके आता है। डाल, इसको डाल, मोबाइल नंबर जैसे दिख। अरे डाल तू, ये अकाउंट नंबर है। उल्टा मत करना। 11 नंबर का मोबाइल नंबर है। आ गया, नेक्स्ट कर दे। IFSC मांग भी नहीं रहा। कर 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 आओ। अरे जाएगा 2000 सीधे डाल, 1 रुपया डाल के चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ बस, ले, इतना देर लेते
इसको माथा फोड़ा मोबाइल तेरे। नंबर है, समझ रही थी सर। हाँ कोई बात नहीं, होता है पगली, अभी तो सीखना है बहुत कुछ। तो वापस कर, तो हिस्ट्री में जा। आ जा, ये दे मिल गए, ये स्क्रीनशॉट मोला व्हाट्सअप कर दे। अब कौन है रे? चलो अब देखो यहां पर 3 आंकड़े दिख रहे हैं हमको। अब बोल रहे तीनों सूची तैयार हो गई। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में सूची के अंदर क्या होता है? विषय। सूची के अंदर विषय। तो इस समय स्थिति क्या थी? देखो इस समय 1935 में स्थिति ये थी, संघीय सूची में 59 थे, राज्य सूची मतलब प्रांतीय सूची वही 54 थे, और समवर्ती सूची 36 थी। इसके आने की संभावना 10% ही है। मतलब मर मर के इसको रटोगे मुझे समझदारी नहीं लगती। लेकिन ये पूछ सकता है इसकी और इसकी संभावना है, और उसमें भी इसकी संभावना 80% है और इसकी संभावना 20% है। मतलब मूल विषय, मतलब मूल संविधान जब लागू हुआ था ना 26 जनवरी 1950 को, है ना, 26 जनवरी 1950 को, तब की स्थिति क्या थी? तब थे संघीय सूची में 97 विषय, यहाँ 66, यहाँ 67। इसको याद कर लो, अभी वर्तमान का भी याद हो जाएगा। 97, 66, 47, 97, 66, 47। फिर वर्तमान में पहुँचे हैं प्लस माइनस प्लस 3, 5, 5 जोड़ दूंगा, वर्तमान का आ जाएगा 161। वाह, तो मैं इसको याद रखा हूँ और फिर मेरे को पता है वर्तमान में पहुँचना कैसे। प्लस माइनस प्लस 3, 5, 5 आ जाएगा वर्तमान का। तो आपसे मूल संविधान बोल ले, मतलब 26 जनवरी 1950 को इन सूचियों में विषयों की स्थिति क्या थी, ये प्रश्न बन सकता है, और वर्तमान में किस सूची में कितने विषय हैं, ये प्रश्न बन सकता है। ठीक, तो इतना ही देखना। अच्छा, अब अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ समझ रहे हो? अवशिष्ट मतलब बचा हुआ, अवशिष्ट मतलब बचा हुआ, मतलब कोई ऐसा विषय जिसका वर्णन तीनों सूचियों में नहीं है और उस पर विधि बनाने की जरूरत पड़ गई, तो ऐसे विषय को क्या कहा जाएगा? अवशिष्ट विषय। ऐसे विषय क्या कहा जाएगा? अवशिष्ट विषय। फिर अवशिष्ट विषय पर विधि कौन बनाएगा? क्योंकि भाई तीनों तो है नहीं, यहाँ पर तीनों में है नहीं, तो अवशिष्ट विषय में विधि निर्माण की शक्ति किसको दी गई? भारत के वायसरॉय को। और बिल्कुल इसी तरह आज स्वतंत्रता के बाद भारत में भी हो रहा है। संघ सूची के 100 विषयों पर संसद को अधिकार है विधि बनाने का। राज्यों को इन 61 विषयों पर अधिकार है विधि बनाने का। इस पे संसद और राज्य दोनों बना सकते हैं। और अवशिष्ट विषय किसके पास है? ना, यही अंतर हो गया, संसद के पास। अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद। अभी लेकिन उस समय किसको दी गई थी? वायसरॉय। क्लियर है? तो क्या क्या हो गया भैया? पहला, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, मतलब प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी। दूसरा बिंदु, केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ। तीसरा बिंदु, 1 अप्रैल 1935 आरबीआई की स्थापना। चौथा बिंदु, 1 अक्टूबर 1937 संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में, और यही स्वतंत्रता के बाद बना सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद अगला पॉइंट, हाँ, 10% आबादी को मतदान का अधिकार मिला और सांप्रदायिक निर्वाचन बढ़ा दिया गया, एससी, महिला, मजदूर। ठीक, और क्या हुआ भैया? तीसरी कौन सी? समवर्ती सूची का निर्माण हुआ। समवर्ती सूची का निर्माण हुआ। ठीक, आइए अब देखो आप, पहले क्या हुआ था? 1919 में कहाँ हुआ था? केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। केंद्र में, अरे पहले 1919 में क्या पढ़े थे? केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ। अब इस अधिनियम के तहत प्रांतों में भी द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ, मतलब प्रांतीय विधान परिषद जो होता था वो भी अब 2 सदन हो जाएंगे, जैसे आज है।
आज राज्य विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा विधान परिषद, वैसे ही व्यवस्था। क्लियर हो गई? अरे इससे पहले केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, अभी इसमें क्या, इसके तहत क्या होगा, प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था, लेकिन सब में नहीं। 11 में से 6 प्रांतों को में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ होगी। अब लटके झटके ये प्रश्न पूछ सकता है, 1935 में 6 प्रांतों में द्विसदनीय 2 सदन बना दिए गए थे। कौन कौन से? बम्बार्ड, उलाला उलाला ना, हाँ बम्बार्ड। अब देखो भैया, 1B से तो बम्बई होगा जरूर, बम्बई प्रांत, फिर 1B से बंगाल होगा जरूर ना, माँ से मद्रास होगा जरूर, मद्रास होगा। ये 3 तो क्लियर हो गया, 1 2 3 है ना। अभी असम अभी नहीं आया था, उस समय आगरा पढ़े थे तुम MBA भी में। है ना सर, चारों है इसमें। हाँ, अब देखो क्या बचा, A U और 1B बचा, बिहार, असम और ये U का यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको संयुक्त प्रांत कहा जाता है ना। ये प्रश्न बन सकता है ना कि 1935 के तहत 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुई। कोड कहाँ कहाँ प्रारंभ हुई? 6 बम्बार्ड है ना, बम्बार्ड में 3B पहले देख लो, 3B है ना, बम्बार्ड, बम्बार्ड सॉरी बम्बार्ड बम्बार्ड बोल रहा है, बम्बार्ड 3B है। 1B से बम्बई, मुंबई मत याद करना, मुंबई स्वतंत्रता उसका नाम बाद में मुंबई हुआ है, पहले बम्बई बोलते थे। बम्बई, 1B से बंगाल, 1B से बिहार, बम्बई बंगाल बिहार। बचा U A और M से मद्रास, A से असम, A से असम और U से यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत। ये संयुक्त प्रांत जानते हो आज का क्या है? उत्तर प्रदेश, आज का उत्तर प्रदेश। बाकी सब तो सुने हो, जानते हो। आइए बी फैक्ट मतलब ऐसे पढ़ के निकल जाओ बस। हाँ, 1858 द्वारा सफेद भारतीय परिषद अधिनियम समाप्त था ना। भारतीय परिषद बना था 1858 में, बना था भारत परिषद बना था, याद है आपको? भारत के उसके लिए, भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए। समाप्त। बर्मा भारत से पृथक कर दिया गया, अंग्रेजों ने बर्मा में कब्जा जमा लिया था। 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग कर दिया गया। ब्रिटिश भारत और रियासतों का अखिल भारतीय संघ का प्रावधान इसमें भी किया गया। बोला था ना साइमन, एक संघ बनाओ, लेकिन देसी रियासतों ने विरोध किया, नहीं भैया हम शामिल नहीं होते, है ना। तो देसी रियासतों के विरोध से ये संघ अस्तित्व में नहीं आ पाया। क्यों शामिल नहीं हो रहे थे? सालों संघ में शामिल हो जाएंगे, फिर हमारा वो जो राजशाही है वो चली जाएगी, इसलिए विरोध कर रहे। ठीक सर, तो बर्मा को अलग करके तो मतलब आजाद कर दिए। हाँ, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था ना बर्मा में, तो बर्मा को इसमें भारत से अलग कर दिया। भारतीय अगला अंतिम अधिनियम अंग्रेजों का, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब हुआ? 18 जुलाई। 18 जुलाई का पूछ सकता है ना कि सम्राट, वहाँ के सम्राट ने भारत की स्वतंत्रता अधिनियम पर कब हस्ताक्षर किया? 18 जुलाई 1947। 4 जुलाई हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत। तो सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत हुआ था ये? हाउस ऑफ, वहाँ ब्रिटिश संसद में सबसे पहले, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। अच्छा, ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों के नाम पता है? जैसे हमारे यहाँ हाँ संसद के 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, वैसे ब्रिटिश संसद के भी 2 सदन है। ब्रिटिश संसद के भी 2 सदन है, एक हाउस ऑफ कॉमन्स ये लिखा हुआ है और एक हाउस ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अरे राज्यसभा को बोलते हैं एल्डर हाउस। ये जो लॉर्ड्स है ना, यही इसी की तरह भारत में राज्यसभा है। हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह भारत में लोकसभा है। कॉमन्स मतलब आम और लॉर्ड्स मतलब वो बड़े बड़े रईस होते थे ना ब्रिटेन के, वो उसके सदस्य बनते थे ना। अच्छा, अमेरिकी संसद के भी 2 सदन हैं, वो पता है?
एक का नाम सीनेट है, एक का नाम कांग्रेस है। अमेरिका संसद ना, ये देखो चलो, यूएसए की संसद सीनेट और एक कांग्रेस। ये जीके है, कभी लटके झटके मार देता कहीं। आइए अब भैया, प्रधानमंत्री कौन था इस समय? क्लीमेंट एटली। याद हो, भारत की स्वतंत्रता समय प्रधानमंत्री कौन थे? और इन्होंने घोषणा की इस अधिनियम के तहत कि हम 30 जून 1948 को भारत को छोड़ के चले जाएं। लेकिन इनको हड़बड़ी थी, पहले चले गए 15 अगस्त 1900। ये डेट इतिहास में भी पूछेगा, 3 जून 1947 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 3 जून 1900 क्या? अच्छा, इस समय भारत का वायसरॉय कौन था? माउंटबेटन, कहीं लिखा होगा। इस समय कौन था भारत का वायसरॉय? ये गवर्नर जनरल ना, माउंटबेटन। इसी ने 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की थी। माउंटबेटन योजना, और वास्तव में ये योजना किस लिए थी? भारत पाकिस्तान विभाजन योजना। तो भारत पाकिस्तान योजना, विभाजन योजना किसके? माउंटबेटन की दिमाग की उपज थी, है ना। और इससे भी पहले भी बने, लेकिन वो लोग वह सेटिस्फाई नहीं हुए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग सेटिस्फाई नहीं हुए। लेकिन माउंटबेटन ने जो योजना बनाई, इस पर दोनों पक्ष राजी हो गए। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत हुई, और ये क्या है? भारत पाकिस्तान विभाजन योजना। इसी आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ है। ठीक। 1946 में निर्मित संवैधानिक सभा याद है आपको? देखो, छोटा सा रूप इंट्रोडक्शन में बताया हूँ मैं आपको। मार्च 1946 में भारत का संविधान बनाने की सहायता करने के लिए कौन आए थे? हाँ, 3 लोग आए थे। कैबिनेट मिशन, कौन आया था? कैबिनेट मिशन अंग्रेजों ने भेजा था। 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। अबे मैं वहाँ थोड़ी बताने आऊँगा, तो याद तो तुमको रखना है, हैं? इसने भारत का संविधान बनाने के लिए क्या बनाया था? संविधान सभा बनाई ना, और यही संविधान सभा ने भारत का संविधान बनाया। और यही संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी भारत की आज़ादी तक। संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में कार्य निर्माण। तो इसी अधिनियम के तहत में 1946 क्या हुआ? भारत का संसद बन गया। वही संविधान सभा जो था ना, अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रहा था। भारत की स्वतंत्रता के बाद क्या बन गया? संसद। स्वतंत्र भारत के, देखो, भारत का परतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल में माउंटबेटन था। असल में वाइसरॉय ही कोई गवर्नर जनरल बोल रहा है ना, वाइसरॉय यही था या गवर्नर जनरल यही था। और जब भारत स्वतंत्र हो गया तो पहला गवर्नर जनरल भी यही था। ये बात स्पष्ट है। लेकिन आपसे कभी पूछ दे कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन, लेकिन स्वतंत्र भारत का दूसरा गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बनाए गए। और यही भारत के पहले भारतीय जो गवर्नर जनरल बनाए गए। फिर उसके बाद 1950 तक हमारा संविधान लागू हो गया, और अब संविधान के अनुसार भारत का गवर्नर जनरल नहीं होगा। इसकी जगह किसने ले ली? भारत के राष्ट्रपति। अब समझ गए? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन? सी राजगोपालाचारी। देखो, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन? सी राजगोपाल। लेकिन परतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल यही है। भाई क्वेश्चन समझे कि नहीं? स्पष्टता से ये ना, ठीक, विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियन
का सृजन। डोमिनियन क्यों कहा जा रहा है? हाँ, उपनिवेश भाई, क्योंकि भाई देखो हम तुमको तुम्हारा शासन दे रहे हैं, लेकिन अभी भी आप रिटर्न मतलब आप पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। इंग्लैंड ने शाही उपाधियों से भारत के सम्राट की उपाधि हटा दी। देशी रियासतों को या तो भारत में शामिल होने की, या तो पाकिस्तान में शामिल होने की, या तो स्वतंत्र रहने की इजाज़त दी गई। देशी रियासतों को यही जो लाइन था ना, ये बहुत दिक्कत पैदा करेगा। साले 3 अड़ गए, बाकी सबको तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मना लिया, 3 अड़ गए। एक ऊपर का जम्मू कश्मीर का राजा है ना, एक साला ये गुजरात में पड़ता था जूनागढ़, और एक हैदराबाद और जूनागढ़ का समझ में आ रहा था, क्योंकि ये दोनों जगह मुस्लिम शासक थे, दोनों जगह। तो इनको किस किस तरह से किया गया आगे पढ़ेंगे अपन। जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम अलग था, वहाँ पे एक डोगरा सिख राजा था। डोगरा सिख मतलब कश्मीरी जो उधर डोगरा होता है, वो सिख था, वो सिख। हरि सिंह कौन था? नहीं, हरि सिंह, हाँ हरि सिंह। हरि सिंह इसलिए भारत में शामिल नहीं हो रहा था कि मैं शामिल हो जाऊंगा तो मेरा राजशाही है, ना तो मैं पाकिस्तान जाऊंगा ना भाग, मैं स्वतंत्र रहूंगा। तो बहुत सारी कलाकारियाँ होती हैं, अपन भाग 1 में जब पढ़ेंगे ना तो देखेंगे इसको। ये हो गया, और इस प्रकार आपका ये अधिनियम वाला हिस्सा समाप्त। शॉर्ट नोट्स तैयार होना चाहिए। इसमें मैंने ये नोट्स जो बना हुआ ना, ये बना हुआ है स्टेट सर्विसेज के दौरान, लेकिन शॉर्ट में नोट्स आपको बनना चाहिए। थोड़ा मेहनत करो ना, काम चोरी से काम नहीं चलता है। ये डिटेल हो गया तैयार करने के लिए, लेकिन शॉर्ट नोट्स आपका रिवीजन के समय काम आएगा, एग्जाम अंतिम समय में। और थोड़ा यार आओ यार, पहले आओ ना। मेरे को समझ जाना है। क्या बोलते हैं, कल ना टीचर डे सेलिब्रेट करेंगे मॉर्निंग में आप लोग। केक देगा, पैसा भी देना है। आओगे बाहर से? आ जाओ। आज खत्म होगा नंबर सिस्टम। आज कम हुआ क्या क्लास? 48 मिनट ही लिखा है।